हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए एक नया लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर उपस्थित है, जिसका नाम है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था, एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपका इस टॉपिक में कमांड जरूर बनता हुआ नजर आएगा, और जो मैं आपको होमवर्क देता हूं उसको जरूर बनाया करिए, कमेंट में लिखा करिए। ये भी लिखा करिए वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो में क्या सुधार हो सकती है। इससे हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और कहीं ना कहीं आपके लिए और अच्छा काम करने का हम लोगों का मन करता है कि और जबरदस्त कंटेंट आपके लिए लेकर के आए और आपको हर एक टॉपिक से अवगत कराए। चलिए बिना देर किए आज हम लोग शुरुआत करते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन देखा था, जहां पर आयोडीन का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, और वो खुद किसके तरह बिहेव कर रहा था, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद होगा आपको, ये भी याद होगा कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होता था, जहां पर हम आयोडीन का रिएक्शन कराते थे। किसके साथ कराते थे? तो सम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, फॉर एग्जांपल H2O3 H2 NO2 इस तरीके के रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हम I2 का रिएक्शन कराते थे। जहां पर टाइट्रेंट हम लोग डायरेक्टली आयोडीन को नहीं लेते थे, हम लोग Ki3 के सॉल्यूशन को लेते थे। अब सवाल आता है कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होने वाला है। आप सभी को पता है कि टाइट्रेशन में कुछ बातें मुख्य होती है, जैसे कि सबसे पहला बात और पहला सवाल इसमें वही आता है कि यहाँ पर टाइट्रेंट कौन होने वाला है। और जब भी मैं टाइट्रेंट का बात करूं, कई जगहों पर आपको ये टाइट्रेंट के जगह पे वर्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सुनने को मिलता है, तो उसमें कंफ्यूजन होने का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर आपसे कोई बात करे कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, तो यहां पर हम लोग लेते हैं Ki का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन लेते हैं बेटा? Ki का सॉल्यूशन लेते हैं। तो यहां पर सॉल्यूशन एज अ टाइट्रेंट कौन रहने वाला है? Ki रहने वाला है। क्लियर है? अब Ki का सॉल्यूशन होगा तो आपको ही पता है, जब आप इसको पानी में डालोगे तो ये दो पार्ट में टूटता है, वन इज K+ एंड अनदर इज I-। मतलब यहां पर जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाला आयन है वो कौन होने वाला है? ये I- आपका रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, टाइट्रेशन में इन्वॉल्व होगा। और अगर मैं आपको यहां पर बात करूं, इसका कंसंट्रेशन आपको क्या होगा? नोन होगा। क्लियर? अब यहां पर I- का रिएक्शन किस प्रकार से होगा, तो बेसिक बात मैं आपको बता देता हूं। यहां पर I- सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो जाता है? I2 में कन्वर्ट होता है। तो ये मेरा पहला स्टेप रिएक्शन है। मतलब यहां पर I- का क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। -1 से कहां पर जा रहा होगा? 0 पे जा रहा होगा। अगर इसका खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, तो मतलब ये सॉल्यूशन यहां पर किसके तरह बिहेव कर रहा होगा? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है बेटा, तो एक बात दिमाग में रख लेना कि जो एनालिट होगा, मतलब जिसका हमको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने वाला होना है यहां पर, वो एनालिट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, तभी जाके पूरा रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो यहां पर नेक्स्ट सवाल आपका क्या निकल करके आने वाला है? नेक्स्ट सवाल यहां पर यह निकल के आने वाला है कि एनालिट क्या होगा। नेक्स्ट सवाल यहां पर क्या आने वाला है? एनालिट क्या होने वाला है। तो यहां पर एज एन एनालिट आपका कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाला है। और बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में हम लोगों ने थ्रू आउट दिस रिडॉक्स चैप्टर देखा है। तो वो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, जरा सोचो। यस, MnO4- हो सकता है, यहां पर Cr2O7 2- हो सकता है, CrO4 2- हो सकता है, CuI2 हो सकता है। ठीक है, अब इन सभी का तो आपको पता है, ये आपका एसिडिक मीडियम में Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका एसिडिक मीडियम में Cr3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका एसिडिक मीडियम में Cr3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आपका एसिडिक मीडियम में या आयोडीन के प्रेजेंस में Cu+1 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है क्या? अब ये कहां से कन्वर्ट हो रहा है ये भी आपको पता है। ये +7 से कन्वर्ट हो रहा है, ये +6 से कन्वर्ट हो रहा है, ये +6 से कन्वर्ट हो रहा है, ये +2 से कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, MnO4 2- भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। MnO2 भी हो सकता है। तो मैं डॉट 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 लगा देता हूं। मतलब एज एन एनालिट आयोडोमेट्रिक में कौन किसको लेना है हमको? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जिसके अंदर खुद के अंदर रिड्यूस करने की प्रवृत्ति हो। ठीक है, तो पहला डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आयोडोमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब यहां पर दूसरा सवाल निकल करके आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहां पर सवाल निकल करके आता है
कि ये कितना स्टेप का रिएक्शन होने वाला है, तो मैं बता दूं इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। 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 अब बोलेंगे सर 2 स्टेप प्रोसेस कैसे? तो स्टेप 1 में क्या होने वाला है? तो स्टेप 1 में तो मैं आपको दिखा दिया, I- किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और यहां पर I2 का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? रिड्यूस होकर के कुछ नया चीज बना लेता है, अंडरगोस रिडक्शन। ठीक है, कोई भी यहां पर मान लेते हैं रिड्यूस होकर के कोई एक नया प्रोडक्ट बना लिया X, जैसे MnO4 माइनस होगा तो Mn2+ बना लेगा। लेकिन स्टेप 2 में क्या होगा बेटा? यहां पर ये जो I2 प्रोड्यूस हुआ है इसको हम लोग हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते या टाइट्रेट कराते। तो अगर हमसे कोई पूछेगा ना एक्चुअल टाइट्रेशन कहां पर हो रहा है, एक्चुअल टाइट्रेशन स्टेप 2 में हो रहा है। स्टेप 2 मेरा एक्चुअल टाइट्रेशन है भैया। क्यों? क्योंकि यहीं पर आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा, यहीं पर आपको कलर चेंज देखने को मिलता है। इस I2 का इसमें क्या होता हुआ नजर आएगा? रिडक्शन। और ये H2O3 2- किस में कन्वर्ट हो जाएगा? S4O6 2- में। S4O6 2- में। बोलो कोई दिक्कत की बात है? ये 0 से कहां कन्वर्ट हो गया? -1 में। और ये +2 से कहां कन्वर्ट हो गया? +2.1 में, 2.5 में। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? यही स्टेप 2 मेरा एक्चुअल टाइट्रेशन होगा यहां पर, ये बात को दिमाग में बैठा लेना। मतलब इंडिकेटर इस स्टेप में कलर चेंज करता हुआ नजर आएगा। इंडिकेटर विल चेंज इट्स कलर इन दिस स्टेप। तो इंडिकेटर विल चेंज इट्स कलर इन दिस स्टेप। तो सवाल ये आता है कि यहां पर वो इंडिकेटर कौन होने वाला है? तो यहां पर इंडिकेटर आपका होने वाला है स्टार्च सॉल्यूशन। और आपको भी पता है जब स्टार्च सॉल्यूशन को I2 का साथ मिलता है ना तो ये अपने कलर में बदलाव लाता है और वो कलरलेस से कहां पर पहुंच जाता है? सॉरी, अब देखो I2 को तुमने पहले ही स्टार्च सॉल्यूशन के साथ यहां डाल दिया था, मतलब इस सेकंड वाले में आपको I2 किसके तरफ? I2 का कलर क्या होगा? डार्क ब्लू होता है। कब? जब I2 को स्टार्च सॉल्यूशन में डाल दोगे। अब इंटरेस्टिंग बात क्या सर, यहां आयोडीन प्रोड्यूस किए। अब ये आयोडीन इस रिएक्शन में एज अ टाइट्रेंट बिहेव करेगा या एज अ एनालिट? तो मैं आपको बता दूं I2 यहां पर एज एन एनालिट बिहेव करने वाला है। मतलब हम टाइट्रेशन किससे करा रहे होंगे? हम टाइट्रेशन H2O3 2- से करा रहे होंगे। ये मेरा क्या है? हाइपो सॉल्यूशन। और यही मेरा यहां पर टाइट्रेंट के तरह बिहेव करने वाला है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? मतलब आप अगर यहां पर देखो तो ये दोनों स्टेप एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब स्टेप 2 तभी हो सकता है जब स्टेप 1 कंप्लीट होगा। कारण क्या है? जो स्टेप 1 का प्रोडक्ट है वो स्टेप 2 का रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब इन दोनों के इक्विवेलेंस में एक रिश्ता है। मतलब जो I2 यहां से निकलेगा वो स्टेप 2 में पार्टिसिपेट करेगा। मतलब यहां I2 एज एन इंटरमीडिएट बिहेव कर रहा है। मतलब इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? सीक्वेंशियल। इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? सीक्वेंशियल। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है, इसमें क्या कौन ऑक्सीडाइज करेगा, कौन रिड्यूस करेगा, ये 2 स्टेप प्रोसेस और ये 2 स्टेप प्रोसेस कैसे हो रहा है ये भी समझ में आ गया। आपको एक और बात यहां इंटरेस्टिंग समझ में आती है, यहां सिर्फ KI का सॉल्यूशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होने वाला, यहां पर एक और सॉल्यूशन आता है जिसका नाम है हाइपो सॉल्यूशन। और एक्चुअल टाइट्रेशन कहां हो रहा है? अगेन आपसे मैं पूछूं तो स्टेप 2 में हो रहा होगा। यहां एंड पॉइंट डिसाइड करते हैं और इस एंड पॉइंट के बेसिस पे हम I2 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और इस I2 से इस I2 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और इस I2 से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अमाउंट पता कर लेते हैं।
बाय यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। चलिए एक एग्जांपल एग्जाम्पल क्या है, एक बार रिएक्शन लिख करके मैं आपको दिखाता हूं। लेट सपोज मैं MnO4 माइनस ले रहा हूं, है ना, तो स्टेप 1 रिएक्शन क्या लिखूंगा, I माइनस प्लस MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2 प्लस, और साथ में क्या बना देगा, I2। क्लियर है क्या? अब यहां जो ये I2 बना है, ये I2 C2O3 2 माइनस से ये बना देगा S4O6 2 माइनस। ये लिखने आना चाहिए, अगर ये नहीं लिखने आ रहा है तो फिर दिक्कत, मतलब बेसिक बात आप यहां से समझ लो। और आपको ये पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस होकर के किस में कन्वर्ट होगा। बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा, फिर मैं वही बात बोलूंगा, सम इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर आपने एक बार रिएक्शन लिख लिया ना बेटा, बस फिर आपको एन फैक्टर निकालना है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाना है और आंसर आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। आंसर आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। तो आई होप आपको आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है, कौन टाइट्रेंट है, कौन एनालिट है, कौन इंडिकेटर है। अगेन यहां पर आपसे पूछे गए सेल्फ इंडिकेटर की तरह क्यों नहीं यूज किया गया आयोडीन को, आप वही बात बोलोगे क्योंकि यहां पर भी शार्प कलर चेंज आयोडीन शो नहीं कर पाता है। शार्प कलर चेंज के लिए हमें किसी की आवश्यकता होती है, हमें किसी की सहारे की आवश्यकता होती है, और वो सहारा और कोई नहीं बल्कि स्टार सॉल्यूशन एज एन इंडिकेटर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो अब हमारा समय आगे बढ़ने को है और सवालों की ओर अग्रसर होंगे और सवालों को बना के दिखाएंगे। अब बोलेंगे सर ये भी तो कुछ वैसा ही दो रिएक्शन नजर आ रहा है जो आयोडीमेट्रिक में देखे थे। तो मैं बता दूं बेटा, यहां ध्यान से देखो, अरे गौर से देखो, ये -1 0 में गया, वहां पर क्या था, पहले वाले में भी I2I माइनस में कन्वर्ट हो रहा था, दूसरे वाले में भी I2I माइनस में कन्वर्ट हो रहा। वो पैरेलल रिएक्शन की तरह बिहेव कर रहा था, ये सीक्वेंशियल रिडॉक्स रिएक्शन की तरह बिहेव कर रहा है कि यहां पहले वाले में -1 0 में जा रहा है और 0 वाला फिर -1 में आ रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब आते हैं सवाल पे। तो बोलता है 3.3 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ एन एनहाइड्रस CuSO4। एनहाइड्रस CuSO4 है मतलब .5H2O का यहां पर झमेला नहीं है, यहां .5H2O का झमेला नहीं है। और यहां पर जब वर्ड लिख दिया सैंपल, इसका मतलब इसमें इंप्योरिटी इन्वॉल्व है, मतलब इस सैंपल में इंप्योरिटी भी होगी और साथ में CuSO4 भी होगा। बोले सर कैसे पता, देखना आगे चल के प्योरिटी परसेंटेज पूछ रहा। बोलता वॉज डिजॉल्व इन वाटर एंड मेड 250 ml। बोलता इस CuSO4 जो भी यहां पर मौजूद है उसको पानी में डिजॉल्व किया गया और ये सोल्यूशन का क्या दे दिया गया है, वॉल्यूम। फिर जो बना आपका सोल्यूशन उसमें से 25 ml ऑफ दिस सोल्यूशन आफ्टर टेकिंग अ यूजुअल प्रिकॉशन वाज ट्रीटेड विद अ लिटिल एक्सेस ऑफ KI सोल्यूशन। KI सोल्यूशन के साथ एक्सेस में KI सोल्यूशन है, मतलब मेरा LR कौन होने वाला, CuSO4 ही होने वाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलता इसको यूज किया गया। ए व्हाइट PPT ऑफ Cu2I2, देख लो यहां Cu2I2 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच चुका है एंड आयोडीन वाज इवॉल्व। यहां से आयोडीन निकलेगा और इस आयोडीन को जो यहां से निकाला गया है उसको बोलता है कि 24.6 ml ऑफ हाइपो सोल्यूशन कंटेनिंग। बोलता 24.6 ग्राम ऑफ हाइपो सोल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ दिस, मतलब एक सोल्यूशन पहले बनाया गया, क्या 20 ग्राम को डाल करके, किसमें, पर लीटर, मतलब ये पर लीटर क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, किसका, हाइपो का .5H2O का एक सोल्यूशन तैयार किया गया और उस सोल्यूशन का 24.6 ml ऑफ हाइपो सोल्यूशन यूज हुआ इस आयोडीन को टाइट्रेट कराने में। क्लियर है? तो आपसे पूछा व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ CuSO4 इन दी सोल्यूशन। ये जो आप सोल्यूशन बनाए थे इस सोल्यूशन में प्योरिटी परसेंटेज क्या है CuSO4 का। तो मैं बेसिक बातें अगर आपको बताऊं तो प्योरिटी परसेंटेज का एक बेसिक फॉर्मूला आई होप अब हम सभी को दिमाग में बैठ गया होगा कि प्योरिटी परसेंटेज बराबर वेट ऑफ CuSO4 अपॉन वेट ऑफ सैंपल
into 100। क्लियर। वेट ऑफ सैंपल हमको यहां पर मौजूद है, क्या है ये, दिस इज द वेट ऑफ सैंपल। वेट ऑफ सैंपल मेरा कितना हो गया 3.3 ग्राम। तो मेन मकसद क्या है हमारा इस सवाल में, वेट ऑफ CuSO4 को फाइंड आउट कर लेना। देखो क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे लेना ये सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको अपने पार्ट पे करना ही है, वो आपको अपने पार्ट पे ही करना है, अप्रोच हमसे सीखना है। एज अ टीचर मैं आपको अप्रोच सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से घुसना है सवाल में, ठीक है। तो आपको समझ आ गया वेट ऑफ CuSO4 निकालना है। तो अब यहां पर आ जाते हैं, हमारे पास दो रिएक्शन दिया हुआ है, हमारे पास दो रिएक्शन दिया हुआ है। आइए देखिए वो कौन कौन सा दो रिएक्शन है। तो सबसे पहला बात एक रिएक्शन है CuSO4 प्लस Ki विल गिव Cu2I2 प्लस I2। अब यहां पर निकालेंगे n फैक्टर, उसके लिए हमको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए, +2 है, ये +1 है, ये -1 है, ये 0 है। तो यहां पर n फैक्टर क्या हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 का है और नंबर ऑफ एटम्स कॉपर का कितना बेटा 1, तो 1 × 1 आंसर आ गया 1। -1 से 0 जाना है, इसका हमको कोई जरूरत नहीं है Ki का, क्योंकि एक्सेस में हमको आयोडीन यहाँ कितना प्रोड्यूस हुआ ये पता करना है। तो यहां से इसका n फैक्टर क्या जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का हो रहा है, अगेन 1 का हो रहा है, लेकिन यह नंबर ऑफ एटम्स कितना 2, तो n फैक्टर क्या निकल करके आ गया 2। क्लियर है क्या। सिमिलरली मैं दूसरा रिएक्शन लिखूंगा, दूसरा रिएक्शन हमारा क्या I2 प्लस Na2S2O3 विल फॉर्म NaI। एक सवाल मैं करूंगा, एक सवाल आप बनाएंगे, ठीक है। Na2S4O6। अगेन मैं यहां पर क्या करूंगा, ये 0 है, ये -1 है, क्या हो रहा है इसका रिडक्शन, यहाँ +2 है, ये +2.5 है, यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ n फैक्टर अगर मैं निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है 1 का, नंबर ऑफ एटम्स क्या है 2। एक बात ध्यान रखिएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि n फैक्टर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आंसर आ गया 2। अब यहाँ n फैक्टर क्या निकल जाएगा 2 से 2.5, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है 0.5 का, नंबर ऑफ एटम्स कितना है 2, तो यहाँ से n फैक्टर क्या निकल करके आ जाएगा 1। पहले ये बात क्लियर है क्या। और आपको मैं एक बात बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है कि यहां पर I2 का n फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ I2 का n फैक्टर सेम नहीं आता ना, सेम नहीं आता, तो हम ये नहीं बोल पाते। देखो यहां से दो इक्वेशन निकलेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, according to law of chemical equivalence, according to law of chemical equivalence, कहानी क्या निकल करके आती है बेटा, कहानी ये निकल करके आती है कि इक्विवेलेंट्स ऑफ CuSO4 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ I2। पहला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा रिएक्शन से क्या निकल के आता है, इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2S2O3 .5H2। यहाँ .5H2 होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पानी वानी बन रहा होगा, है ना, आगे भी रिएक्शन पानी वगैरह बन रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मकसद क्या है, मकसद क्या है, समझना मेरी बात को, मकसद क्या है। मीडियम दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो भी यही रिएक्शन हो रहा होगा। चलो मीडियम को हटा ही देते क्योंकि सवाल में नहीं गिवन है, ठीक। अब फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, इक्विवेलेंट ऑफ CuSO4 इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3 .5H2। क्लियर, ये दोनों का इक्विवेलेंट्स बराबर होगा, ये फाइनल मेरा कंसेप्ट आ गया निकल करके, ठीक है। अब इन सभी के लिए हमको यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ CuSO4। चलो एक एक करके बढ़ते। लेट सपोज इस सैंपल में x ग्राम CuSO4 है, तो मेरा मोल्स क्या निकल करके आएगा,
मोल्स ऑफ CuSO4 इन 250 ml क्या हो जाएगा, x अपॉन 160 ग्राम। और 160 ग्राम क्या है, 160 ग्राम आपका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। ये 160 ग्राम क्या है आपका, मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है क्या? बोलेंगे सर 159.5 आएगा, 63.5 ले लेंगे, मैंने राउंड ऑफ किया है, ठीक है, दिमाग लगा लेना थोड़ा सा। तो मोल्स ऑफ CuSO4 इन 1 ml क्या निकल के आएगा, x अपॉन 160 अपॉन 1/250 ml। मोल्स ऑफ CuSO4 इन 25 ml क्या निकल करके आएगा, x अपॉन 160 अपॉन 1/250 इंटू 25। तो मेरा यहां क्या निकल के आ गया, x अपॉन 1600 मोल्स। ध्यान से देखना, यूनिट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, यूनिट्स पे बहुत ध्यान लेकर के चलना अपने को। नेक्स्ट, अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ Na2H2O3.5H2, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया मोल्स, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये लीटर में, तो मेरा क्या निकल कर क्या जाएगा, वेट। यहां पर देखो क्या बोला, 20 ग्राम ऑफ Na2SO3 पर लीटर, मतलब ये आपका 20 ग्राम हो गया। मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या निकलेगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या निकलेगा, कैलकुलेट करोगे तो 248 के आसपास आएगा। मॉलिक्यूलर वेट क्या निकल करके आएगा, 248। तो यहां हो जाएगा 248 ग्राम इंटू 1 लीटर, ये ग्राम और ग्राम कट गया, इसको अभी एज इट इज रहने दो। ये 248 कंसंट्रेशन निकल करके आ गया M, ये M निकल करके आ गया बेटा, ये M निकल करके आ गया। आई होप आपको यहां तक हर एक स्टेप समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब बोला है ये जो सोल्यूशन है कितने का, 20/248 M वाला, इसका 24.6 ml हाइपो सोल्यूशन का ही जरूरत पड़ता है I2 को टाइट्रेट करने के लिए। I2 को टाइट्रेट करने के लिए 24.6 ml का ही जरूरत पड़ता है। तो मोल्स ऑफ Na2H2O3.5H2O क्या निकल करके आ जाएगा, कंसंट्रेशन दैट इज 20/248। लेकिन यहां जो कि वॉल्यूम आपका ml में है, तो आंसर किस में आएगा, मिलीमोल्स में आएगा। आंसर आपका किस में आएगा, मिलीमोल्स में। तो मोल्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ मोल्स। बोले यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या बोलता है इक्वेशन 3, इक्विवेलेंट ऑफ CuSO4 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3.5H2O। तो इक्विवेलेंट ऑफ CuSO4 को क्या लिख सकते हैं, इसका एन फैक्टर कितना है, देखो ध्यान से, 1 है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, एन फैक्टर 1 इंटू मोल्स ऑफ CuSO4। इसके इक्विवेलेंट के तौर पे मैं क्या लिखूंगा, इसका एन फैक्टर कितना आ रहा है, इसका भी एन फैक्टर 1 आ रहा है, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ Na2S2O3.5H2। अब दोनों 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट इन दोनों के मोल्स को इक्वेट कर सकता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 मैं क्या लिख दूंगा, x अपॉन 1600, दिस इज द मोल्स ऑफ CuSO4 बराबर 20 इंटू 24.6 अपॉन 248 इंटू, इसको नीचे ले आएंगे तो 1000 हो जाएगा। और ये भी आपका मोल्स है, दोनों मोल्स में ही है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है, यू विल गेट योर आंसर 2 इंटू 24.6 इंटू 16 अपॉन 248। इस x की वैल्यू जो निकल के आएगी लगभग 3.17 ग्राम निकल के आएगी आसपास में, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, देख लेना, 3.17 ग्राम। अब यहां से जो आपको प्योरिटी परसेंटेज निकालना है तो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हम लोग पहले ही लिख रखे हैं, क्या हो जाएगा 3.17 अपॉन 3.3
दोनों ग्राम ग्राम में, ग्राम ग्राम वाला यूनिट्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से परसेंटेज निकल के आएगा 96% अप्रॉक्स। क्लियर है क्या? आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैं सवाल बड़ा इसलिए लेता हूँ, थोड़ा सा जब मेरे सामने करो तो थोड़े अच्छे सवाल लगा लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कहीं पर भी आप फंसे नहीं। ठीक है, आइए एक और सवाल हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये सवाल भी उसी तरीके का है, तो ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, और इसी के साथ आपका आइडोमेट्रिक खत्म होता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। एक यहां पर इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखना, जब भी आप MnO2 का रिएक्शन करा रहे होंगे, जब भी आप MnO2 का रिएक्शन करा रहे होंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और वो भी कैसा, कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहां पर साफ बात देख लो, ये बोल रहा है कि HCl गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cl2 एंड मीडियम आपका एसिडिक है तो MnO2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू Mn2+। यहां इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हम लोगों ने सर पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये पार्शियल ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्वेश्चन हो जाता है। केस कौन सा केस आ जाता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। मतलब कुछ Cl तो Cl2 में कन्वर्ट हो रहा होगा और कुछ Cl इसका Mn2+ के साथ MnCl2 बना रहा होगा, बिकॉज ये यहां पर मीडियम देने का भी काम कर रहा है, ऐसा दिमाग में आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक सवाल में कंप्लीट रिएक्शन ना दिया हुआ हो या न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हो और वहां पर अगर HCl यूज कर रहा है तो उसको आप ऐसा मीडियम मान सकते हो कि हल्का सा मीडियम में यूज हुआ होगा, और वो जो मात्रा मीडियम के तौर पे यूज हुआ है उसको हम लोग काउंट आउट नहीं करते वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। मतलब मैं यही समझूंगा इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ HCl। सिमिलर एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट हेक्टिक बाय क्रिएटिंग द एन फैक्टर कैलकुलेशन वाया इलेक्ट्रॉन मेथड। मतलब हम इसको हेक्टिक नहीं बनाएंगे कि इलेक्ट्रॉन मेथड से एन फैक्टर Cl2 का कैलकुलेट करेंगे, फिर HCl का कैलकुलेट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, नहीं। हम लोग सिंपल एन फैक्टर लगाएंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इनटू नंबर ऑफ एटम्स, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन क्लोरीन इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन। ये बात दिमाग में रखिएगा जब भी आप न्यूमेरिकल बना रहे हो तो, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में मेंशन ना करते। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूजन आता है, इसलिए मैं इस बात को क्लियर कर दिया। और यहां से जो Cl2 पास हुआ है, इस Cl2 को Ki सॉल्यूशन से पास कराया गया। अगेन आपको पता है ये I2 और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पर ये जो I2 बना है उसका फिर हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराया गया है, और ये अगेन ये I- प्लस S4O6 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर हमको इसको डायरेक्ट नॉर्मेलिटी दे दिया और वॉल्यूम दे दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से मिली इक्विवेलेंट्स निकल करके आ जाएगा। किसका? इसका। अब जो कि दोनों का एन फैक्टर सेम है, तो ये मिली इक्विवेलेंट्स को आप डायरेक्ट इसके मिली इक्विवेलेंट से इक्वेट करेंगे। अब इसका मिली इक्विवेलेंट्स क्या आ जाएगा? मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो मोल्स इंटू एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 0 से -1। तो एन फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 का, नंबर ऑफ एटम्स 2 है, एन फैक्टर 2 निकल के आ जाएगा। तो 2 इंटू मोल्स ऑफ Cl2 बराबर मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ C2H2O3 2-। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब ये मिली इक्विवेलेंट्स है तो यहाँ जो मोल्स निकल करके आएगा वो मिली मोल्स में आएगा। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, यहाँ जो मोल्स निकल के आएगा वो मिली मोल्स में निकल के आएगा। तो कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखना, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना मत बोलना। अब यहां से इसका अगर मोल्स आ गया या इक्विवेलेंट निकल करके आ गया तो हम उसको MnO2 के साथ इक्वेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। यहां से भी MnO2 का भी आपको एन फैक्टर पता चल जाएगा, यहां से मोल्स ऑफ MnO2 निकाल लोगे, और अगर मोल्स पता चल गया तो वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट करके वहां से वेट ऑफ MnO2 निकाल लोगे। और प्योरिटी परसेंटेज की जहां तक बात रही तो फॉर्मूला लगा देना, वेट ऑफ MnO2 अपॉन सैंपल वेट इनटू 100। तो सैंपल वेट आपका कितना हो जाएगा? 5 ग्राम इम्प्योर जो MnO2 है। और इस कैलकुलेशन से जो आप MnO2 निकालोगे वो प्योर निकलेगा, क्योंकि रिएक्शन में हमेशा प्योर पार्ट ही पार्टिसिपेट करेगा। MnO2 के अलावा जो इम्प्योरिटी मौजूद है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली है, यही मान के हम लोग चलते हैं। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं प्योरिटी परसेंटेज। हाँ, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, अच्छे से कॉपी में बनाना है, और इसका जो भी आंसर आए उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इज इट क्लियर? तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखे। इसी के साथ आपका आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग एक नया टाइट्रेशन लेकर के आएंगे, दैट इज नोन एज बैक टाइट्रेशन। उसके लिए आप तैयार रहिएगा।
यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको पहले के लेक्चर्स नहीं समझ में आए तो पहले आप पहले के लेक्चर्स देखिए, पहले के लेक्चर्स को बनाइए, सॉल्व करिए, तब जाकर के आप यहाँ पर इसको सॉल्व करिएगा तो आपको एक एक चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी बजा लीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलना, हल्ला मचा देना भाई कि मस्त कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे।